गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली आज की क्लास जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। आज ही अपन इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आज की वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी कोई अगर आपको डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है रेगुलर क्लास को रेफ़र कर सकते हो। कम टाइम है आपके पास और ये चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें आपको, जैसे कि अपने पास एक टॉपिक आएगा, इसमें एक आपको पढ़ना है लर्निंग कर्व। एक लर्निंग कर्व रहेगा, एक टॉपिक अपने पास रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और तीसरा टॉपिक अपने पास है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये तीन टॉपिक मैंने आपके पास लिखे हुए हैं, लर्निंग कर्व, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये बेसिकली ये अपने आप में तीनों एक चैप्टर है, तो इसको आपको रेगुलर क्लासेस से ही कवर करना है, ठीक है। अभी आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये तीन टॉपिक की अलग वीडियो नहीं मिले तो आप इसको रेगुलर कोर्स से कवर करना। क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक है और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर इसका वेटेज रहता है। तो मैं आपको बस एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि अगर आप भूल मत जाना, अगर आपको ये तीन वीडियो अगर आपको प्लेलिस्ट के अंदर नहीं मिले एग्ज़ाम ओरिएंटेड की प्लेलिस्ट के अंदर, तो ये तीनों टॉपिक तीनों चैप्टर आपको रेगुलर कोर्स से कवर करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट करना चाहूँगा तो हो सकता है आपको कंसेप्ट सही से समझ में नहीं आए। तो इन तीनों टॉपिक को आप नोट कर लेना, आपको रेगुलर कोर्स से कवर करनी है पूरी वीडियो को, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। पेज नंबर 7.20 पर आ जाइए। जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कस्टमर उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। जैसे कि डेयरी मिल्क के केस में समझाता हूँ। डेयरी मिल्क क्या करता था, आपने कभी डेयरी मिल्क परचेज़ करा होगा तो उसका पर्पल कवर होता है। अब पर्पल पैकेज के अलावा उसको आप पहले ओपन करते थे तो उसमें एक वाइट कवर आता था, एक गोल्डन पैकेजिंग लेयर आप देख सकते हो उसमें पहले आता था। अगर आपको ध्यान हो तो एक तो आप पर्पल कवर ओपन करते थे, उसके बाद एक वाइट कवर आता था, फिर वो गोल्डन कवर आता था। तो इतना सारा पैकेजिंग करता था। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं? अगर आपका बिजनेस में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे आप खर्चा कर रहे हो तो उसको बिल्कुल मत करो, एकदम जीरो करो। क्योंकि जैसे कि आप डेयरी मिल्क का एग्जांपल ले सकते हो। भले उसकी जो वाइट कवर है, वाइट पैकेजिंग का कवर है, उसकी पैकेजिंग उसका कॉस्ट आप मान सकते हो 10 पैसे था, एक यूनिट पे 10 पैसे था। तो अगर आप डेयरी मिल्क की 1 करोड़ यूनिट सेल करते हो तो 1 करोड़ इंटू 0.10 करोगे। 1 करोड़ यूनिट्स आप सेल करते हो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.10, तो आप देख सकते हो आपका 10 लाख रुपए सेव हो सकता है अगर आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी वाला टॉपिक पर, अगर आप इस टॉपिक पर ध्यान दोगे तो इससे आप देख सकते हो आपका बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये टॉपिक वही बोलते हैं, जो भी ऐसे एक्सपेंस है जिसकी कोई वैल्यू एडेड, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा था, आप उसको हटा दो। जैसे डेयरी मिल्क ने करा था। अब आज की तारीख में आप डेयरी मिल्क खरीदने जाओगे तो सिर्फ आपको पर्पल पैकेजिंग के बाद सीधा चॉकलेट दिख जाएगी, पर पहले अलग होता था। तो इसका मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया कैसे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। ऐसे ही आप हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है। तो इसमें बता रखा है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी रिप्रेजेंट वर्क दैट इज़ नॉट वैल्यूड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर। अब इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो कि आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सेम आपसे यही पूछेंगे। एक होता है स्टोरिंग, मूविंग, वेटिंग, इंस्पेक्टिंग और शेड्यूलिंग। पाँचों पॉइंट को ध्यान रख लेना, सिर्फ हेडिंग ध्यान रखना, इसके अंदर का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टोरिंग, मूविंग, वेटिंग, इंस्पेक्टिंग, शेड्यूलिंग। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि इंस्पेक्टिंग भी क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इंस्पेक्टिंग भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। क्यों?
क्योंकि जापानीज़ लोगों का ये मानना है कि आप प्रोडक्ट ही पहली बार में इतना अच्छा बनाओ कि आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो उन्होंने इसलिए इंस्पेक्शन को नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के अंदर डाल रखा है, यानी कि आप पहली बार ही इतने अच्छे से फोकस करो कि आपको वापस प्रोडक्ट जो बना उसका इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए अलग टाइम यूटिलाइज होगा, अलग कॉस्ट यूटिलाइज होगी। तो इस तरीके से आपको बता रखा है। शेड्यूलिंग क्या होता है? सेटअप कॉस्ट बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले अपन एक और टॉपिक इसी के अंदर समझ लेते हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। इसका एक नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में क्या होता है, इसमें बता रखा है। सबसे पहले क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर को प्लेस करता है, उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर है उसके पास ये ऑर्डर जाता है। उसके बाद क्या होता है, मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर मशीन में। फिर उसके बाद क्या होता है, फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स के बाद डिलीवरी होती है। तो जब फिनिश गुड्स बन गया और डिलीवरी, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डिलीवरी टाइम। और मशीन सेटअप हो गया ऑर्डर के लिए, और कितने टाइम है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम। और जिस दिन ऑर्डर आया मैन्युफैक्चर के पास और आपने मशीन में डाला, मशीन सेटअप करा, तो उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम, ठीक है। और कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद जब तक ऑर्डर मिलेगा मैन्युफैक्चर को, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिसिप्ट टाइम। और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या होता है, ऑर्डर रिसीव्ड हो गया मैन्युफैक्चर के पास और वो फिनिश गुड्स बना, उस पूरे पीरियड को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। डिलीवरी टाइम आपको बताइए, फिनिश गुड्स बन गया, अब कस्टमर के हाथों में कब तक पहुंचता है उसको बोलते हैं डिलीवरी टाइम। और अल्टीमेटली जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा था टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, उस सबको अपन बोलते हैं कस्टमर रेस्पॉन्स टाइम, डिलीवरी साइकिल टाइम भी आप बोल सकते हो। अब इसके बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा करने की ज़रूरत है आपको। तो इसका बेसिकली आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, यानी कि आप बोल सकते हो वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। अगर आपका आंसर परफेक्ट 1 आएगा तो आप समझ लेना आपकी सारी एक्टिविटीज़ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है। अगर आपका MC 0.5 आया है तो इसका मतलब ये समझ लेना 50% एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। यानी कि कुछ भी अगर 1 से बिलो कोई भी नंबर आया तो वो जो 1 से जितना कम आया वो समझ लेना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। प्रोसेसिंग टाइम मतलब मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर टिल फिनिश गुड्स, इसको बोलते हैं अपन प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं। और एक आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कौन सा हो गया, ऑर्डर रिसीव्ड हुआ मैन्युफैक्चर के पास, फिर मशीन सेटअप हुआ, फिर फिनिश गुड्स बना, इसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। अब इसी के बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे, पेज नंबर 7.24 पर आ जाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें दे रखा है एक फर्नीचर के बारे में बता रखा है। स्पिन मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी वुडन डोर्स विद द फॉरेस्ट और, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएटिविटी, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आपको दे रखा है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है, इंस्पेक्शन टाइम दे रखा है, यूनिट्स पर बेस्ट दे रखा है, वेटिंग टाइम और मूव टाइम आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है, नॉन वैल्यू एडेड टाइम निकालना है, वैल्यू एडेड टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम निकालना है। ये सब आपको निकालना है। तो साथ ही साथ अपन इस क्वेश्चन को करते चलते हैं प्रैक्टिकल। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए या फिर आप बुक को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स में से इसको करूँगा। थोड़ा सा मेरे को कैमरा हाथ में लेना पड़ेगा, तो अगर आपको थोड़ा सा इशू है तो थोड़ा सा वो आप देख लेना। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें आपसे पूछा है नॉन वैल्यू एडेड टाइम निकालना है, ठीक है। नॉन वैल्यू एडेड टाइम के अभी मैंने एग्जांपल दिए थे कौन कौन सा होता है, जैसे कि वेटिंग टाइम हो गया, मूविंग टाइम हो गया, इसको अपन बोलते हैं इंस्पेक्शन टाइम, इन सब को अपन बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कौन कौन से एग्जांपल है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के। एक तो इंस्पेक्शन हो गया 1.5 आवर, वेटिंग टाइम 6, मूव टाइम आपको दे रखा है 7.5,
ये आपके पास कितना हो गया 9 + 6 15 आवर। 15 आवर्स आपका नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। बस इतना इजी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है वैल्यू एडेड टाइम, जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम नहीं है, बाकी जो बचा वो वैल्यू एडेड टाइम है। कितना? प्रोसेसिंग टाइम 9 आवर्स। उसके बाद आपको निकालना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी जब भी आ जाए प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। इसको यूँ भी बोल सकते हो, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड कितना था 9 डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड 9 + 15। ये आपके पास आ जाएगा, परसेंट में निकाल लो 37.5%। उसके बाद लास्ट आपसे कौन सा पूछा है? लास्ट पार्ट आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब अपन को निकालना है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, आपको निकालना है। वेट फॉर 1 मिनट। So let's continue the video. इसमें अपन को निकालना है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या हो गया, यानी कि एक बैच में कितनी यूनिट्स है। सबसे पहले तो आप ये देखो यूनिट्स पर बैच, एक बैच में 60 यूनिट्स आती है। 1 बैच = 60 यूनिट्स। और इसके लिए टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है? तो टोटल टाइम अपने पास कितना है 24 आवर्स। वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड मिलाकर अपने पास है 24 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो। तब एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 24 डिवाइडेड बाय 60.4 आवर्स। एक यूनिट को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना हो गया एक यूनिट को बनाने के लिए? 0.4 आवर्स। या आप देख सकते हो इस तरीके से अपना सॉल्यूशन सारे मैच हो रहे हैं। कोई डाउट है तो बता सकते हो, अदरवाइज एक और क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ पर्पस से। पेज नंबर 7.42 पर आप आ सकते हो। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इतनी बड़ी स्टोरी है, कोई काम की नहीं है। एग्जाम में सीधा आपको ये भी दे सकते हैं, इंस्पेक्शन टाइम, प्रोसेस टाइम, वेट टाइम, क्यू टाइम, मूव टाइम आपको दे रखा है। क्या निकालना है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपने बुक में से। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इसमें आपको क्या निकालना है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आती वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें अपने पास वैल्यू एडेड टाइम कितना है। तो वैल्यू एडेड टाइम एक तो प्रोसेस टाइम हो जाएगा, वेट टाइम, क्यू टाइम, मूव टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, ये सारे तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। प्रोसेस टाइम अपने लिए काम का है 2.8 डेज डिवाइडेड बाय 2.8 प्लस नॉन वैल्यू एडेड कितना बचा। इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं, अपने पास आएगा 0.5, 16, 4 और 0.7। 0.5, 16, 4 और 0.7 ये अपने पास बचा। तो ये अपने पास आएगा 20.5 प्लस 0.7। प्लस 2.8, तो ये अपने पास हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो 2.8 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 कर दोगे, ये आपके पास आ गया 11.6। अब मैंने आपको बताया था ये 1 से जितना कम होगा वो इसका मतलब नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पर कितना हो रहा है 100 माइनस 11.6%, ठीक है।
1 कर लो, 100 लिख लो, एक ही बात है। अब बिना परसेंटेज के कर लो तो 0.116 आ जाएगा, तो 1 माइनस ऐसे करोगे तो भी एक ही बात पड़ेगी। तो ये अपने पास आ गया नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे कितना है, 88.4%। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको ये निकालना था, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन टाइम इज स्पेंट इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। थर्ड में आपको निकालना है डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिस दिन ऑर्डर प्लेस करा कस्टमर ने टिल द डेट ऑफ डिलीवरी जितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं डिलीवरी साइकिल टाइम। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 24 डेज। ठीक है, डिलीवरी टाइम अलग होता है, डिलीवरी साइकिल टाइम अपने पास अलग है। ये रहा, इसमें डिलीवरी साइकिल टाइम क्या होता है, जिस दिन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा टिल द डेट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर उसको अपन बोलते हैं डिलीवरी साइकिल टाइम। और सिर्फ डिलीवरी टाइम आपसे पूछे तो जिस दिन फिनिश गुड्स बन गया था उससे कस्टमर को कितने दिन में मिला उसको अपन बोलते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट करना न्यू एमसी यूजिंग लीन प्रोडक्शन ऑल क्यूई टाइम कैन बी एलिमिनेटेड। अगर सारा क्यूई टाइम को अगर अपन एलिमिनेट कर दें तो अपने पास मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, अब इसमें दे रखा है क्यूई टाइम को अपन को एलिमिनेट करना है, तो इसको हटा दो। टोटल प्रोसेस टाइम अपने पास रहेगा वैल्यू एडेड टाइम 2.8 डिवाइडेड बाय, इसको कंसीडर नहीं करना। क्यूई टाइम कितना था 4, तो ये सब मिला के था 24, उसमें से 4 को कंसीडर नहीं करना 20, ये अपने पास आ गया 14%। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है, देख लेते अपने पास नेक्स्ट टॉपिक अपने लिए कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस क्या बोलता है, 20% पॉपुलेशन के पास 80% वेल्थ है। अब इसको यूँ समझना, 20% पॉपुलेशन के पास इंडिया में 80% वेल्थ है, 80% पैसा है सिर्फ 20% लोगों के। और 80% पॉपुलेशन जो गरीब आदमी है वो कितने इंडिया में 80% मान लो, और उनके पास वेल्थ कितना है सिर्फ 20%, यानी कि 80% सारे लोग मिल जाएं तो उन सबकी वेल्थ मिलाकर सिर्फ 20% मानी जाएगी। और सिर्फ छोटे से 20% देश की आबादी मिल जाए तो उनके पास 80% पैसा है। आप समझ के होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस यही होता है पेरेटो एनालिसिस। यानी कि ये इसको बेसिकली अपन 80:20 रूल भी बोलते हैं। इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, 70:30 भी हो सकता है, 60:40 भी हो सकता है, पर जनरल दे रखा है वो उसमें 80:20 रूल है। यानी कि ये क्या बोलते हैं, जो 20% कस्टमर्स है अपने बिजनेस में वो अपन को 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि बैंक के एग्जांपल में देख लो, बैंक में क्यों बहुत सारे कार्ड होते हैं, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, ब्रोंज कार्ड, डायमंड कार्ड। ठीक है, अब जो बैंक में होता है वो डायमंड कार्ड वाले क्या होते हैं, प्लेटिनम कार्ड बोल दो। वो प्लेटिनम कार्ड सिर्फ 20% कस्टमर्स खरीदते हैं बैंक के, पर उससे बैंक को जो रेवेन्यू मिलता है वो 80% मिलता है सारे कार्ड्स का। कार्ड में बैंक अगर रेवेन्यू देखना चाहेगा तो 80% रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो ये 20% कस्टमर है हाई क्लास वाले, वो लोग सिर्फ 20% लेते हैं कार्ड, पर उससे बैंक को रेवेन्यू टोटल 80% मिलता है कार्ड्स का। सेम इसमें दे रखा है, अगर 20% कस्टमर्स जनरेट 80% रेवेन्यू, ऐसे 20% आप मान सकते हैं। इसी तरीके से एक और पॉइंट देख सकते हो, जो अपने बिजनेस में कोई क्वालिटी एरर्स है 20% है, पर उससे क्या हो रहा है 80% रिजेक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि एक बार एयरटेल के केस में हुआ था, एयरटेल में कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम एयरटेल कंपनी फेस कर रही थी। कोई कस्टमर ये बोल रहा था, कोई कस्टमर बोल रहा था हमको ये दिक्कत है, कोई बोल रहा था हमको वो दिक्कत है, कोई ये दिक्कत है, कोई वो दिक्कत है। तो एयरटेल कंपनी ने क्या करा, एक कॉमन चार्ट बना लिया, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कस्टमर। तो उन्होंने देखा कि अगर अपन सिर्फ नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो उससे जो अपनी 80% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब कस्टमर भी खुश हो जाएंगे कि 80% कस्टमर्स खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ एक तरह की प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होने से 80% कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं।
इसी तरीके से अपन को बिजनेस में क्या करना है, 80:20 रूल फॉलो करना है। यानी कि आप इसको यूँ समझ सकते हो, आप जो मेन चैप्टर्स हैं, मान लो किसी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 चैप्टर बताए थे, लर्निंग कर्व, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक और था अपने पास ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ठीक है, अब मान लो एग्ज़ाम में इनका वेटेज है 100 में से 80 मार्क्स, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इन 3 चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके 80 मार्क्स आ सकते हैं। और बाकी के कितने चैप्टर है, बाकी के आप देखोगे 10 चैप्टर है, उनको पढ़ने से सिर्फ आपको 20% मार्क्स ही मिलेंगे। तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करते हो, इन 3 चैप्टर पे करते हो जिनका ज़्यादा वेटेज होता है। सेम पेरेटो एनालिसिस पे यही बोलता है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। तो ये फोकस किस पे करता है, वाइटल फ्यू, यानी कि 20% लोगों पे फोकस करो, क्योंकि 20% कस्टमर ऐसे हैं जो अपन को 80% रेवेन्यू ला के दे देंगे। ठीक है, ये सेम इधर लिख रहा है कि बुक में लाइन आप पढ़ सकते हो। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही आप लाइन ध्यान रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ अगर एग्जाम में आ जाए तो, पेरेटो एनालिसिस का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसी का ये आपको क्या करना है, पेरेटो चार्ट बनाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दे रखे हैं। तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप करो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये जो डेटा दे रखा है ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 110, उसके बाद 70, 60, 25, 20, 10, 5, टोटल कर लो, इसका 300 आ रहा है, टोटल कर सकते हैं इन सबका। सबसे पहले आपने क्या करा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। 110 किसका है, स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, इसको आप लिख सकते हो स्क्रैचेस का है। 70 किसका है, 70 है रफ एजेस का, ऐसे सबका लिख सकते हो। ठीक है, अपन ने क्या करा, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। अब क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टोटल डिफेक्ट्स निकालना है। 110 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 36.67%। 70 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 23.33%। 20%, 8.33%, 6.66%, 3.33%, 1.66%। टोटल कितना हो गया, 100%। कोई दिक्कत है, इन सबको टोटल करोगे 100 आएगा। कैसे निकाला, 110 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 20। अब क्या करो, इसका क्यूमुलेटिव करो, 36.67% प्लस इसमें ये ऐड कर दो 60%, 60 में 20 ऐड कर दो 80%, फिर ऐसे ऐड करते जाओ 88.33%, फिर 94.99%, फिर आप बोलो 98.32%, फिर 98 में ये ऐड कर दो, ये आपके पास आएगा अप्रॉक्स 100% हो जाएगा। 99.98 आ रहा है, अप्रॉक्स में 100 कर सकते हो। ठीक है, तब पेरेटो एनालिसिस क्या बोलता है, जो मेन 80% है प्रॉब्लम, उसको आप सॉल्व कर दो। यानी कि इन 3 प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दोगे तो आपका बिजनेस एकदम मस्त चलेगा। अब ये 80% तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, क्योंकि आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, आपके स्पेक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इधर लिख रखा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, स्क्रैचेस में आ रही है, रफ एजेस। और ये 60 वाला कौन सा था, 60 वाला था नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ क्लासेस, ग्राइंडिंग में आ रही है। तो आप देख सकते हो, या तो अपन को सबसे ज़्यादा पैसा इन 3 एक्टिविटीज़ से मिलता है, इसको यूँ समझ लो, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कस्टमर को इन तीन चीज़ों में। तो इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, क्योंकि आपके बिजनेस का 80% मिस्टेक मतलब वेटेज रखती है। तो आप समझ के ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन है पेरेटो एनालिसिस का सेम करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, परसेंटेज में निकालो, क्यूमुलेटिव कर लो। ठीक है, और मान लो किसी में 80 नहीं है तो आप अप्रोक्स ले सकते हो, जितना भी जो आपका मेन आप इसको 80:20 रूल मान सकते हो। उसके बाद अपने पास और कोई टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं, और कोई टॉपिक जो अपना बाकी हो। तो मेन ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको बताया उतना पढ़ लोगे तो आपका काफ़ी काम का, ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया।
डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब है, इधर अपन देखते हैं अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे कि आईटीसी में होता है, बहुत सारी कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट ये बोलता है आप सबसे पहले देख लो आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ये कंसेप्ट ये बोलते हैं। और कोई आप देख लो, इलस्ट्रेशन 2 करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, इसमें अपन एनालिसिस करते हैं कौन सा कस्टमर अपन ले लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, मैं तीनों को पढ़ाता हूँ, सी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, पर आप देखते हो सबसे ज़्यादा वीडियो सी फाइनल की आती है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर सी फाइनल के हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ। ये होता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कोई कस्टमर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंस प्ले करता हो, बहुत हैवी परचेज़ करता हो, यानी कि बहुत हैवी क्वांटिटी में माल खरीदता हो, आप यूँ समझ सकते हो। नॉन वैल्यू एडेड टाइम मैंने आपको बता ही दिया। एक ये लाइन ज़रूर काम की आपके, मूविंग टाइम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो बाय कंसेप्ट ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। वेटिंग टाइम और स्टोरेज टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ जीआईटी। ये एमसीक्यू में भले आ जाए। इलस्ट्रेशन 4 मैंने आपको करा ही दिया, इलस्ट्रेशन 5 करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा। पेरेटो एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया, 2 लाइन बता भी दी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वाइटल फ्यू क्वेश्चन करा दिया। ये रहा जो वही है, लाइन वाली अंडरलाइन कर लो। उससे क्या होगा, आप प्रमोशन एक्सपेंस उस पर ज़्यादा करोगे। जैसे कि आपको पता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आप उस हिसाब से, जैसे कि मैं सीए फाइनल पे ज़्यादा प्रमोशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एमसीक्यू में भी यही आया। पेरेटो एनालिसिस सब पे अप्लाई होता है, इन्वेंट्री क्वालिटी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कांट भी अप्लाइड लिखा था, इसलिए नन करा है। शैल भी परफॉर्म्ड, इसको पीरियडिकली परफॉर्म करना चाहिए, पीरियडिकली एनालिसिस। रेस्पॉन्डेड फर्स्ट, वाइटल फ्यू, वही 20% कस्टमर अपन को 80% रेवेन्यू दे रहे हैं, तो अपन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। और कोई देख लो, कोई क्वेश्चन करना हो तो। आई थिंक इतना बहुत सफिशिएंट है। मैंने आपको जितना कंटेंट बताया इस चैप्टर में उतना आप पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम में इतना पढ़ोगे तो बहुत है। मेन 2 टॉपिक ही काम के थे, एक था पेरेटो एनालिसिस, एक था मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। और ख़ास बात मैंने एक आपको नोट बता ही दिया कि अगर आपको इन तीन चैप्टर की अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लेलिस्ट के अंदर अगर आपको ये 3 चैप्टर की अलग से वीडियो नहीं दिखे, अलग से, जैसे कि हर चैप्टर की मैं अलग वीडियो डालता हूँ, तो ऐसे अगर इन तीनों के अगर आपको नाम नहीं दिखे तो रेगुलर कोर्स में रेफ़र कर लेना। अच्छे इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना इसको आराम से। दूसरे हर एक टॉपिक मतलब हर एक चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, कोई सा भी चैप्टर पहले पढ़ सकते हो। सबसे छोटा लर्निंग कर्व है, उसको आप निपटा सकते हो, ठीक है। तीनों का डिटेल में पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो पढ़ा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप इसको डिटेल में पढ़ो, कंसेप्ट को समझो। ओके, मिलते हैं। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।